नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। इन दिनों दल बदल की, पार्टियों में टूट की, पार्टियों के विधायकों की खरीद फरोख्त की, ये सब चर्चाएं बहुत चल रही हैं। दल बदल असल में शुरू कैसे हुआ, ये बीमारी है क्या? और मेरी नज़र में तो दल बदल के बारे में अगर कहें कि मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, तो ये मर्ज़ कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो दल बदल 1950 और 60 के दशक में भी हो रहा था, लेकिन वो एक तरफा था। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी चिंता, इस पर विचार, इस पर कानून बनाने का आइडिया ये कब आया और क्यों आया? ये आइडिया, ये विचार और इस पर चिंता शुरू हुई 1967 के आम चुनाव के बाद। आपको याद दिला दें कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। 71 में जब इंदिरा गांधी ने जो है लोकसभा भंग कर दी और समय से पहले चुनाव कराया, तब से ये अलग होने लगे। उससे पहले तक 52, 57, 62 और 67 चार चुनाव जो है वो एक साथ हुए, विधानसभा और राज्यसभा के। 67 में कांग्रेस का बहुमत बहुत कम हो गया और 69 में पार्टी की स्प्लिट के बाद वो माइनॉरिटी में आ गई, लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार चलाई। तो बात सरकार कैसे चलाई और बहुमत कैसे कम हुआ उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि दल बदल की ये चिंता शुरू कैसे हुई। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा नया प्रदेश बना नवंबर 1966 में। मार्च 1967 में यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव, उस समय विधानसभा जो है वो 81 सदस्य, 81 मेंबर की असेंबली थी हरियाणा की, आज 90 की है। तो 81 में कांग्रेस को मिली 48 सीटें। इनमें से 12 विधायक लेकर राव वीरेंद्र सिंह निकल गए और उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई अपनी। और आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय कैसी राजनीतिक परिस्थिति थी कि कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा जो गुट था वो निर्दलियों का था। 16 विधायक जो थे वो निर्दलीय जीते थे। तो ये 16 और ये 12 मिले और एक मोर्चा बना लिया। उसके बाद जो है इसमें कुछ और विधायक कांग्रेस से टूट कर आए और ये 48 सदस्यों का गुट बन गया, जिसको संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया। यहीं से शुरू हुआ एसवीडी सरकारों का दौर या संयुक्त विधायक दल का दौर। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि ये आया राम गया राम का ये टर्म आई कहाँ से, इसकी ईजाद कैसे हुई, किसने की? ये जो 16 निर्दलीय थे, इनमें एक सज्जन थे गयालाल, जो हसनपुर विधानसभा से चुनाव जीत कर आए थे और चुनाव नतीजे की घोषणा के कुछ ही घंटे में वो कांग्रेस के सदस्य बन गए। और फिर कुछ दिन में छोड़कर वो ये जो नया गुट बना था उसके साथ चले गए। और उसके अगले दिन या उसी दिन शाम को राव वीरेंद्र सिंह ने गयालाल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया और उन्होंने तुकबंदी मिलाने के लिए बोला, गयालाल का नाम बदलकर गया राम कर दिया। उन्होंने कहा गया राम अब आया राम हो गए, यानी फिर से उनके साथ आ गए। लेकिन गया राम नाम पड़ गया तो फिर वो जाते कैसे नहीं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 9 घंटे बाद वो फिर उन्होंने दल बदल कर लिया। तो इस तरह से हरियाणा से शुरू हुआ ये आया राम गया राम का कल्चर और ये टर्म, और राव वीरेंद्र सिंह ने ये नाम दिया। तब से दल बदलुओं को आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन हरियाणा ने केवल इतना ही नहीं किया, और कई कीर्तिमान स्थापित किए, उसकी बात आगे करूँगा। अब ये जो 81 विधायक थे हरियाणा के, इनमें से 44 ने दल बदल किया। इनमें से एक ने 5 बार, अब मुझे लगता है एक ने 5 बार का तो ये शायद ये गयालाल का ही नाम होगा। 2 विधायकों ने 4 बार, 3 विधायकों ने 3 बार और 4 विधायकों ने 2 बार और 34 विधायकों ने 1 बार दल बदल किया। तो ये दल बदल का जो उच्च कोटि का स्वरूप था, वो हरियाणा ने पूरे देश को वो रास्ता दिखाया कि दल बदल से सरकारें बन सकती हैं। अब ये चिंता शुरू हुई कि भाई इस तरह से अगर सरकारें बनने गिरने लगेंगी तो ये राजनीतिक स्थिरता कैसे आएगी। तो एक वो कांग्रेस के सदस्य थे पी वेंकट सुब्बैया,
उन्होंने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा कि इसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। उस पर चर्चा हुई। चर्चा में लोगों ने मजाक किया, विपक्ष के सदस्यों ने मजाक किया, ये कानून तो ज़रूर बनना चाहिए लेकिन इसका नाम होना चाहिए कांग्रेस बचाओ कानून। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि इससे पहले तक कांग्रेस को चिंता इसलिए नहीं हो रही थी कि विपक्षी दलों से लोग टूटकर कांग्रेस में आ रहे थे। जब ये सिस्टम उल्टा होने लगा, और ये बिल उन्होंने रखा था 11 अगस्त 1967 को। और जो मैं बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस को चिंता क्यों हुआ ये 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 139 दल बदलुओं को कांग्रेस में शामिल किया, लेकिन ये स्थिति बदली। 175 एमएलएज जो है वो कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए, विपक्षी दलों में चले गए। यहाँ से कांग्रेस की चिंता शुरू हुई, यहाँ से दल बदल विरोधी कानून बनाने का प्रयास शुरू हुआ। तो सब में सहमति बनी, सब लोग इस बात से परेशान थे, तो विपक्ष सत्ता पक्ष में सहमति बनी, तो एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता की उस समय के गृह मंत्री वाई.बी. चव्हाण ने, यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण ने, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। इस कमेटी में 18 सदस्य थे। उनके नाम पढ़कर सुनाता हूँ आपको, जिनको रुचि होगी उनके लिए ये जानकारी उपयोगी हो सकती है। इस कमेटी में थे राम सुभग सिंह, पी. गोविंद मेनन, पी. वेंकट सुबैया, एन.जी. रंगा, भूपेश गुप्ता, राम मूर्ति, मधु लिमय, एस.एन. द्विवेदी, बलराज मधोक, के. अनबजगन, एन.सी. चटर्जी, करणी सिंह, रघुवीर सिंह शास्त्री, एम.सी. सीतलवाड़, प्रकाश नारायण, एच.एन. कुंजरू, सी.के. दफ्तरी और मोहन कुमार मंगलम। ये जो कमेटी बनी, इसको सुझाव देने थे कि इसको रोकने के लिए क्या किया जाए और कैसे कानून बनाया जाए। 1969 में इसकी रिपोर्ट आई। अब आप देखिए समस्या कितनी विकराल थी कि 1967 से 71 के बीच में लगभग 4000 विधायक और सांसद चुने गए। उनमें से 1969 4000 में से 1969 ने दल बदल किया। तो दल बदल का आलम क्या था, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। आज जो चर्चा होती है कि दल बदल कराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है पार्टियों को, और उस समय क्या स्थिति थी अंदाज़ा लगाइए। ये आज का फिनोमेनन नहीं है, न ही ये भविष्य में, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी रुकने वाला है। तो कमेटी ने जो देखा उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कमेटी ने एक टाइम पीरियड लिया और कहा कि 7 राज्यों में 210 विधायकों ने दल बदल किया। इनमें से 116 मंत्री बने। तो कमेटी का निष्कर्ष ये था कि सबसे ज़्यादा दल बदल पद के प्रलोभन के कारण कराए गए, यानी मंत्री पद मिलेगा या कोई कॉरपोरेशन ने इस तरह का पद, सरकारी पद मिलेगा। और ये भी कहा कि ये कराने की स्थिति में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि उसकी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकारें थीं। आज जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है। तो इस कमेटी के सुझाव जो थे बहुत क्रांतिकारी सुझाव नहीं आए। कमेटी ने कहा कि जो लोग दल बदल करते हैं उन पर 1 साल का प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो कोई सरकारी पद नहीं ले सकते। लेकिन इसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया कि अगर इस बीच वो विधानसभा या लोकसभा से इस्तीफा देकर फिर से चुनकर आ जाते हैं तब वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन उन पर रोक के लिए और कोई इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया। मधु लिमय ने कहा कि डिसेंट और डिफेक्शन, इसका अंतर बरकरार रहना चाहिए, वरना ये पार्टियों की तानाशाही की ओर जाएगा। अगर ये कानून बनता है तो पार्टियों की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और संसद में किसी भी विषय पर खुलकर बहस नहीं हो पाएगी। और आगे भी उन्होंने बातें कही थी, जब आगे कानून बना तब भी उनका अभी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, इससे जो फुटकर दल बदल होता था वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन थोक दल बदल का रास्ता खुल जाएगा, जो कि सही साबित हो रहा है। तो उसमें कुछ सदस्यों ने ये भी सुझाव दिया कि भाई केवल जो दल बदल कर रहे हैं विधायक या सांसद, उन्हीं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो पार्टी उनको लेती है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सहमति नहीं बनी।
कोई पार्टी तैयार नहीं हुई कि उस पार्टी पर भी कार्रवाई हुई। एक सुझाव ये भी था कि जो दल बदल कर रहे हैं उनको ठीक है, 1 साल के लिए आपने बैन कर दिया, लेकिन जो पार्टी इसका शिकार होती है उसको विधानसभा भंग करने का अधिकार होना चाहिए। इस पर भी कोई सहमति नहीं बनी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग इस पूरी प्रक्रिया में भूपेश गुप्ता जो सीपीआई के नेता थे, उनका डिसेंट नोट है, लंबा डिसेंट नोट है। और उन्होंने जो बातें कही वो आज अगर आप सोचकर देखिए 1969 में वो ये बातें कह रहे थे, आज बिल्कुल सही नज़र आती हैं। उन्होंने जो समस्या का मर्म था उस पर उंगली रखी। उन्होंने कहा कि ये समस्या दल बदल के कारण नहीं है, डिफेक्शन के कारण नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के डिसइंटीग्रेशन के कारण है। वो उनका बयान उस दिन का देखिए, उस समय का 1969 का, और आज जो कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। ये आरोप लगाना आसान है कि बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी खरीद रही है। कोई भी खरीदार तभी आएगा जब कोई बिकने के लिए तैयार होगा। तो क्यों कांग्रेस के विधायक या सांसद बिकने के लिए तैयार हैं या कुछ और पार्टियों के लिए? बाकी पार्टियों के सांसद और विधायक बिकने को तैयार क्यों नहीं होते? एक बात कही जाती है कि बीजेपी केंद्र में और राज्यों में सत्ता में, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। जो जिन पार्टियों से आ रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस की बात कही जा रही कि अब उसके पास देने के लिए ज़्यादा नहीं है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। 1984 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई थीं। बीजेपी न केंद्र में सत्ता में थी, न किसी राज्य में सत्ता में थी, फिर भी कोई बीजेपी छोड़कर गया नहीं। तो ये केवल ये कहना, तो ये बात ये हुई कि भाई वैचारिक मतभेद के आधार पर पार्टी छोड़ने की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी पार्टी की कोई विचारधारा ही ना हो तो फिर वैचारिक मतभेद का सवाल कहाँ उठता है, जो आप आम आदमी पार्टी के बारे में कह सकते हैं। कांग्रेस की भी वही हालत हो गई है कि कोई विचारधारा से उसका नाता नहीं रह गया। लेकिन बात मैं कर रहा था भूपेश गुप्ता की। उन्होंने कहा ये दल बदल तो पहले आम चुनाव से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जागी इसलिए कि अब ये एक तरफा नहीं रह गया। उन्होंने कहा इस अपवित्र, उनके शब्द है, इस अपवित्र हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उसके पास इंड्यूसमेंट के लिए ज़्यादा अवसर हैं, ज़्यादा साधन उपलब्ध हैं। वो केंद्र में अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रही है और राज्यपालों का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उनका सुझाव था, एक बड़ा क्रांतिकारी सुझाव था। इस सुझाव पर चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई थी, लेकिन इसको समर्थन नहीं मिला था। उनका कहना था कि इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है कि लोगों को अपने जनप्रतिनिधि के रिकॉल का अधिकार मिले। आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति का जो उनका विचार था, उसमें भी उन्होंने कही थी कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का, रिकॉल करने का अधिकार लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये माना गया, कमेटी के ज़्यादातर सदस्यों ने, बहुमत सदस्यों ने माना कि ये भारत जैसे देश के लिए बड़ी अव्यवहारिक बात है। हालांकि भूपेश गुप्ता इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि ये इस तरह की बातें, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में भी कहा जाता था, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में भी कहा जाता था कि ये अव्यवहारिक है, यहाँ चल नहीं पाएगा। लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। और उन्हीं का सुझाव था कि केवल दल बदलू विधायक सांसद पर ही एक्शन न हो, उस पार्टी पर भी एक्शन हो जो उसे ले रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी चर्चा, ये कमेटी बनने, इसकी रिपोर्ट आने के बाद, इसके आधार पर कोई विधेयक तैयार नहीं हुआ, कोई बिल तैयार नहीं हुआ, संसद में कानून बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। ये कोशिश हुई 1973 में। 1973 में उस समय देश के गृह मंत्री थे उमाशंकर दीक्षित। उन्होंने एक बिल रखा लोकसभा में, पायलट किया कि दल बदल विरोधी कानून का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, और ये बिल रखा उन्होंने। उसके बाद सदस्यों की मांग पर इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। तो 1973 से, मतलब 71 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 1973 में ये बिल आया, लोकसभा में पेश हुआ, और 1977 को में जब इस लोकसभा की एक्सटेंडेड कार्यकाल, इसका इमरजेंसी में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था संविधान संशोधन करके, नहीं तो 76 में, 76 में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन 77 में हुआ। तब तक लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हुआ, उसके साथ ही ये बिल भी ख़त्म हो गया।
और इसकी चर्चा फिर नहीं हुई। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई जनता पार्टी की, तो फिर एक बार कोशिश हुई। शांति भूषण कानून मंत्री थे, उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, उसमें मधु लिमये बाकी लोगों का सुझाव था, लेकिन उस समय भी ये कानून का रूप नहीं ले सका। और उसके बाद 80 में इंदिरा गांधी लौट आई, तो उसके बाद उन्होंने जो किया, दल बदल का जो स्वरूप दिखाया, उसमें लोगों के लिए और डरने की बात हो गई। 2 उदाहरण सिर्फ। पहला उदाहरण है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आम चुनाव में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीती, उसकी सरकार बनी, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनके और उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह के बीच में मतभेद हो गए। उस मतभेद का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने उठाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस में टूट करा दी। 12 विधायक लेकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले। और याद रखिए, जम्मू कश्मीर में उस समय दल बदल कानून लागू था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, तो उस समय दल बदल कानून वहाँ लागू था। इसके बावजूद वो निकले। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और उन्होंने 2 साल सरकार चलाई। ये इतना बड़ा उदाहरण था दल बदल से सरकार बनवाने का। 1967 से 1983 के बीच में 15 मुख्यमंत्रियों ने दल बदल किया, 15 चीफ मिनिस्टर्स ने दल बदल किया, डिफेक्शन किया। उनमें से 10 कांग्रेस पार्टी के थे। तो दल बदल के पैमाने का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरा उदाहरण, जो मैं उदाहरण दे रहा था, दूसरा उदाहरण है आंध्र प्रदेश का। एनटी रामाराव की तेलुगु देशम की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उनके वित्त मंत्री को कांग्रेस ने तोड़ा, एन भास्कर राव को, और एन भास्कर राव की सरकार बनी। एनटी रामाराव उस समय अपनी बाईपास सर्जरी के लिए अमेरिका गए हुए थे। इस बीच में, और आपको याद होगा, बड़े मशहूर हुए राज्यपाल रामलाल, उनके जरिए सरकार गिराई गई और सरकार गिराकर जो है नई सरकार बनाई गई। ये दल बदल के बारे में जब कांग्रेस बोलती है तो इसीलिए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा असहज महसूस करता हूँ कि वो पार्टी बोल रही है जो दल बदल की मसीहा है, जो दल बदल की जननी है, जिसने दल बदल को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। वो पार्टी आजकल दल बदल के खिलाफ बोल रही है, बड़ा जो है मॉरल हाई ग्राउंड ले रही है कि जो है बीजेपी ऐसा कर रही है और हमें देखिए हम तो कितने पाक साफ हैं। बात यह है कि आज आपके यहाँ से लोग टूटने को तैयार हैं। वही भूपेश गुप्ता की बात कि समस्या दल बदल नहीं है, समस्या कांग्रेस का डिसइंटीग्रेशन है और वो लगातार दिन पर दिन तेज़ होता जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया है कांग्रेस से और क्या क्या कहा कि राहुल गांधी के पीए और उनके जो है सुरक्षा गार्ड फैसला लेते हैं पार्टी का। और ऐसे हालत में आप देखिए, जितने लोग छोड़कर गए हैं कांग्रेस पार्टी, सब ने राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, सब ने इंटरनल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं, सब ने कम्युनिकेशन न होने पर सवाल उठाए हैं। ये जो कांग्रेस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से दल बदल हो रहा है। बाज़ार में सामान आएगा तभी खरीदार आएगा। अगर बाज़ार में कुछ बिकने के लिए होगा ही नहीं तो खरीदार कहाँ से आएगा। लेकिन मैं शुरू में हरियाणा की मैंने बात की। हरियाणा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हरियाणा ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया, बहुत सारे किए हैं, उसमें भजन लाल के बारे में कहते हैं कि उनको दल बदलुओं को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वो जान लेते थे कि किस पार्टी का कौन सा विधायक दल बदल कर सकता है, और इस महारत के कारण उन्होंने जो काम किया 1979 जून 1979 में, वो उससे पहले तक मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी के, पूरी सरकार लेकर कांग्रेस में आ गए और 79 से 86 तक मुख्यमंत्री रहे। 1982 में चुनाव हुआ विधानसभा का, फिर जीते। लेकिन ये अपने आप में पहला उदाहरण था कि जब कोई मुख्यमंत्री पूरी सरकार को लेकर दल बदल कर जाए। नीतीश जी भी भजन लाल के रास्ते पर चल रहे हैं। एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया है। उन्होंने इतनी बार सरकार बदल ली है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है ये कला उन्होंने सीखी कहाँ से, कैसे। मुझे लगता है कि ज़रूर उन पर कुछ भजन लाल का असर है।
इतनी चर्चा बहस मुबाहिसे सबके बाद जो है इस पर आखिरकार कानून बना 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने बनाया। राजीव गांधी की सरकार ने जब बनाया तभी वो जो मैंने मधुलिमय की बात कही थी आखिरी, तब उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये थोक दल बदल का रास्ता खुल रहा है। तभी उन्होंने कहा था डिसेंट और जो है डिफेक्शन में फ़र्क करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कैसे फ़र्क करें, किस मामले में माने कि ये डिसेंट है जेन्युइन और किस मामले में माने कि ये डिफेक्शन है। ये परिभाषा करना दोनों की बड़ी मुश्किल थी। तो 1/3 का कानून बना उस समय कि पार्टी में टूट के लिए मतलब फुटकर जो है दल बदल बंद हो गया। अब कानून जो बन गया उसके मुताबिक 1/3 सदस्य अगर किसी विधायक दल या संसदीय दल के टूटकर नया गुट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो 1/3 होने लगा। फिर उसमें सबसे ज़्यादा जिसका उस समय बड़ा विरोध हुआ था जब कानून बन रहा था कि ये दल बदल का ये टूट का जो है इसको तय करने का अधिकार स्पीकर का होगा। तब तमाम विपक्षी सदस्यों ने कहा था कि सत्तारूढ़ दल का स्पीकर होता है और सत्तारूढ़ दल स्पीकर के जरिए अपनी मनमर्जी करती है। और वो हम 1985 से आज तक लगातार देख रहे हैं कि स्पीकर का कैसे इस्तेमाल करती हैं सत्तारूढ़ पार्टियां। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को लगा कि ये 1/3 से जो है समस्या हल नहीं हो रही है, इसको संख्या इतनी बढ़ा दी जाए कि तोड़ना ही मुश्किल हो जाए। तो कहा गया कि 2/3 बहुमत से ही टूट हो सकती है और उसके बाद भी अलग गुट नहीं बनाया जा सकता। ये जो अलग गुट बनाकर बार्गेनिंग करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए और टूट न होने पाए इसको डिस्करेज करने के लिए, टूट को डिस्करेज करने के लिए ये तय हुआ कि 2/3 बहुमत से विभाजन हो सकता है और 2/3 सदस्यों को अलग होने के बाद किसी दल में विलय करना पड़ेगा, मर्जर करना पड़ेगा। लेकिन उस कानून के बनने के बाद ये तो मुश्किल हो गया कि 2/3 टूटे। बड़े विधायक दल या संसदीय दल में वो संभव नहीं रह गया। छोटे छोटे जो 4, 6, 8 विधायकों या सांसदों की पार्टी है उनमें तो ये संभव था, लेकिन बड़ी पार्टियों में संभव नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई तकनीक का इजाद किया जिसको ऑपरेशन कमल कहते हैं। और उस समय जो प्रोविज़न रखने की बात हो रही थी चौहान कमेटी में कि 1 साल का प्रतिबंध लगे और उस 1 साल में भी कमी हो सकती है अगर वो इस्तीफ़ा देकर फिर से चुनकर आ जाए, तो बीजेपी ने इसका रास्ता निकाला कि इस्तीफ़ा दिलाओ, आप अपने विपक्षी दल के जो भी सदस्य वहाँ से टूटने को तैयार हों उनको विधानसभा से इस्तीफ़ा दिलाओ, फिर चुनाव लड़ाओ, जिता कर लाओ। तो एक तरह से वो पब्लिक मतलब एक जनादेश मिल गया, मैंडेट मिल गया। आप ये नहीं कह सकते हैं डिफेक्टर हैं, किसी और चुनाव चिन्ह पर जीते थे अब दूसरी पार्टी में आ गए। तो उन्होंने उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और जीता, तो उनको एक तरह की लेजिटिमेसी मिल गई। अब इसी ऑपरेशन कमल से विपक्ष परेशान है। ज़्यादा परेशान इसलिए हो गया है कि अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। इंड्यूसमेंट के लिए उसके पास ज़्यादा साधन उपलब्ध हैं, ज़्यादा ताकत है, इस वजह से परेशानी है। तो परेशानी का कारण जो भूपेश गुप्ता ने उस समय बताया था वही कि पार्टियों का, उस समय सिर्फ कांग्रेस के लिए कहा था, मैं दूसरी पार्टियों से भी जो टूट रहे हैं उस पार्टी का डिसइंटीग्रेशन समस्या है, दल बदल नहीं समस्या है। सवाल ये है कि सब पार्टियां क्यों नहीं टूट रही हैं। इंड्यूसमेंट के लिए अगर बीजेपी के पास इतने संसाधन हैं तो वो तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी क्यों नहीं तोड़ लेते, वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी क्यों नहीं तोड़ लेते, वो ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में पार्टी क्यों नहीं तोड़ लेते। तो केवल ये कहना कि इंड्यूसमेंट का संसाधन अधिक है इसलिए तोड़ लेंगे, आप टूटने के लिए तैयार होंगे तब कोई तोड़ेगा। लेकिन बात मूल समस्या तो वहीं रह जाती है कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, इसमें पीठासीन अधिकारियों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और अदालतों की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं रही है। तो आज तो बहुत लंबा हो गया है, किसी दिन मैं पीठासीन अधिकारियों, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और अदालतों की भूमिका दल बदल में क्या रही इस पर भी बात करूंगा। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।